तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, स्टार्टिंग है। और इसका एम क्या है, पर्पस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? ये कहता है कि आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग करते हुए उसको डिस्क्लोज करिए। जो भी आपने मेथड अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई है उसको आप डिस्क्लोज करिए। तो डिस्क्लोज करने के लिए किसको डिस्क्लोज करें, किसको ना करें और कैसे डिस्क्लोज करें, वो सब इस एएस में आपको बताया गया है। ये जो एएस में आपको दे रहा हूँ, जिसमें से असाइनमेंट दिया है, जो पढ़ा रहा हूँ, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल की गई है। अगर आप जो इंस्टीट्यूट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अगर उसको देखेंगे तो उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी। फिर भी आप चाहें तो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, जैसे बेयर एक्ट अवेलेबल होते हैं, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स के, वहां पर प्योर लैंग्वेज लिखी होती है लॉ की और कुछ नहीं होता है, ऐसे ये भी होते हैं। तो वो आप चाहें तो देख सकते हैं, समझ में बहुत ज्यादा आएगा नहीं आपको। Irrespective of extent of standardization, diversity in accounting policy is unavoidable for two reasons. ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए और फॉलो कर दिए और हमने ये कह दिया कि भाई आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करिए और उसका एक स्टैंडर्ड क्या बना दिया कि भाई आप यही अकाउंटिंग पॉलिसी इस्तेमाल करिए। तो ये लिखा है कि हमने ये सब कर दिया, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई कोई होगी नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी, दो होंगी नहीं, आपको केवल और केवल क्या काम करना है कि भैया एक ही पॉलिसी अपनानी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट दो रीजन है इसका। फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट एंड डू नॉट कवर ऑल पॉसिबल एरिया ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे एरिया को कवर नहीं कर सकता है। और एंटरप्राइजेस के पास फ्रीडम होगी रीजनेबल अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाने की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर नहीं हो पाया। इन केस कोई पॉइंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर नहीं है तो उसके लिए आप फ्री हैं जो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी अपनानी है। दूसरा ये कि एंटरप्राइजेस डाइवर्स सिचुएशन में काम करती हैं, तो एक सिंगल सेट ऑफ पॉलिसी अवेलेबल नहीं होती सबके लिए, तो कई बार आपको दो तीन ऑप्शन दिए जाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही दो तीन ऑप्शन दिए जाते हैं। अब आप उन दो तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो बाकी जो ऑप्शन है वो आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट करते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन देते हैं पॉलिसी की जो कवर करते हैं। ये डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसी से क्या होता है कि हमारा डिफरेंसेस आता है रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन में, चाहे ट्रांजैक्शन सेम है ना। ट्रांजैक्शन सेम होने के बाद भी अलग अलग पॉलिसी की वजह से रिजल्ट और इंफॉर्मेशन अलग अलग आ पाती है। The qualitative characteristic of comparability of financial statement, therefore, the suffer due to diversity of accounting policy. तो कंपेरेटिबिलिटी थोड़ी वहां पर सफर करती है कि आप आराम से कंपेयर नहीं कर सकते। सिंस यूनिफॉर्मिलिटी इज इम्पॉसिबल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक से ज्यादा ऑल्टरनेट परमिसिबल करता है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, स्टिल आपका अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है। इस रीजन की वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपसे कहता है कि आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी आपने अडॉप्ट की है अपनी अकाउंटिंग करते हुए उन सबको आप डिस्क्लोज करिए। Such disclosure allow the user of financial statement to take the differences in accounting policy into consideration and to make necessary adjustment in their analysis of such financial statements. तो अब तक हमने जो पढ़ा उससे हमें ये मालूम चला कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग यूज कर सकते हैं, इवन दो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इंफॉर्मेशन अलग अलग निकल कर आएंगी तो हमें उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? While preparing the financial statement, enterprise follow different accounting policies. These policies significantly affect positions shown in the financial statements. The object of AS1 is to lay down the basic principle for the disclosure of major accounting policies being followed in preparation of the financial statements. These accounting policy affect the state of affairs and profit and loss account as shown by the enterprise in the financial statement. तो जो भी आपने
P&L बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है उनको आप बताइए, क्योंकि उससे इफेक्ट पड़ता है उनकी वैल्यूएशन पर। बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी की वैल्यूएशन पर फर्क पड़ेगा और P&L में प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा। very important is fundamental accounting assumptions. There are 3 fundamental accounting assumption जो ये accounting standard कहता है। तो ये क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं जो हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इन तीनों को फॉलो कर। दीज आर यूजुअली नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड। आपको ये शो बताने की जरूरत नहीं है कि आपने इनको फॉलो किया है, क्योंकि हम इसको पहले से ही एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने इनको फॉलो किया ही है। तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, इनको आप अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम मानेंगे कि आपने इन तीनों को फॉलो किया है। इन केस हमने इनको फॉलो नहीं किया तो आपको बताना पड़ेगा। The following have generally accepted as fundamental accounting assumption. Number 1 is going concern concept. Number 2 is consistency concept and number 3 accrual concept. तो going concern concept क्या है? जब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं तो हम बताते हैं स्टूडेंट को कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बिजनेस चलता रहेगा बहुत लंबे समय के लिए, अभी इसके बंद होने के कोई चांसेस नहीं है, ना ही सिचुएशन ऐसी है कि हमें लग रहा है बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इस वजह से हम अपनी नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम करंट मार्केट वैल्यू पे ना दिखाकर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पर दिखाते हैं। The enterprise is normally viewed as going concern and continuity in operation for foreseeable future. It is assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of closing the operation. ये by default assumption है। Number 2 is consistency. In case आप कोई भी follow कर रहे हैं पॉलिसी तो उसे consistently year after year आप करते रहिए until unless आपसे लॉ कोई कानून कहे कि भैया इसे बदलो, या कोई बेहतर इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि आप बता पाएंगे, दिखा पाएंगे, तो ये आप चेंज करिए, अदरवाइज कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को कंटिन्यू करिए। The principle of consistency refer to the practice of using same accounting policy for similar transactions in all accounting periods. The consistency improves comparability of financial statements through time. An accounting policy can be changed if it is by the state or accounting standard or for a more appropriate presentation of financial statements. मैंने आपसे यही कहा था, 3 ही सिचुएशन में आप अपनी कंसिस्टेंसी जो लगातार आप फॉलो कर रहे हैं उसे चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 आपसे कानून कहे, नंबर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहे, या नंबर 3 आपको लगता है ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो पाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ज्यादा बेहतर आप बना पाएंगे। Third one is accrual. Until unless otherwise stated, always assume that accounting is based on the accrual mercantile system. Means expenses और income जब होते हैं तभी लिखते हैं, ना कि कैश बेसिस पर हम करते हैं। Revenue and cost are accrued and recognized as they are accrued or incurred as not money received or paid. Financial statement बनाते हुए तो these 3 fundamental accounting assumptions you should know, क्योंकि एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आता है तो इस टाइप पर बेस्ड आ जाता है जनरली। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको इसे डिस्क्लोज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हर कोई यही मानता है कि आप इसको फॉलो करते हैं। दूसरा, इफ नॉट फॉलोड, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वन इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए लिमिटेड है, उन्होंने लीव एनकैशमेंट दिया अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट। द अमाउंट सो पेड इज treated as expense of the year and charged to the P&L account. However, payment of gratuity to retiring employees is made out of the gratuity fund which is maintained as per the actual valuation comment. देखिए क्या होता है लीव एनकैशमेंट, क्या होता है, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसे हमने कहा आप हर साल 30 दिन की, 40 दिन की, 50 दिन की छुट्टी ले सकते हो। इन केस वो छुट्टी नहीं लेता है तो उसका पैसा इकट्ठा होता रहता है, छुट्टियां इकट्ठी होती रहती हैं, और जब वो रिटायर होता है तो हम एक साथ उसे पैसा दे देते हैं। अब यहाँ पर मान लिया कोई एम्प्लॉय है, वो हमारे पास 20 साल से काम कर रहा है, 20 साल में हर साल उसकी छुट्टियां इकट्ठी होती चली जा रही है, तो कायदे से जिस साल उसने एक्स्ट्रा काम किया या छुट्टी नहीं मारी, उस साल की जो छुट्टी है वो उस साल के खर्चे में आनी चाहिए।
ड्यू बेसिस पर अकाउंटिंग होने की वजह से। अब जिस साल का खर्चा उस साल लिखा नहीं, 20 साल बाद इकट्ठा खर्चा लिख रहे हो लाख रुपए, पिछले 20 साल का खर्चा इस साल में, तो ये एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो हुआ नहीं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कंपनी इज फॉलोइंग करेक्ट पॉलिसी इन केस ऑफ ग्रेच्युटी, क्योंकि हम ग्रेच्युटी फंड बनाकर काम कर, बट लीव एनकैशमेंट इज नॉट करेक्ट। इन्हें लीव एनकैशमेंट को भी एक्रूवल सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। द लीव एनकैशमेंट एक्रू टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द सर्विस, जिस दिन जिस साल में जिस ईयर में उसने जॉब करी, छुट्टियों नहीं ली, तो उस दिन का पैसा उसी साल ड्यू हो गया। So the company should make a provision for payment of leave encashment on systematic basis or actuarial valuation। तो ये बात आपको समझ में आती है, ये अकाउंटिंग। आप यहाँ पर एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं, एज पर AS1 disclosure of accounting policy there are three fundamental accounting assumption, one of these is accrual concept, so company is not following accrual concept, so it should be disclosed while showing the while presenting the financial statement कि AS1 में ये बात फॉलो नहीं की है और इन्हें लिखना पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी हैं उन सबको आप एक जगह डिस्क्लोज करें, उन सबको डिस्क्लोज करिए, एक जगह की बात अभी आएगी। तो ये AS ये भी कहता है उन सबको डिस्क्लोज करिए और एक जगह डिस्क्लोज करिए, फैली हुई नहीं, कोई चीज कहाँ है कोई चीज कहाँ है दिखाई नहीं देगी, सारी अकाउंटिंग पॉलिसी एक जगह फॉलो कर रही हुई लिख दीजिए तो आसानी होगी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है ये भी तो पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज? द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफर टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल बाय द एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने क्या मेथड अपनाया है, कौन सा मेथड अपनाया है प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए, तो वो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाती है। कोई सिंगल लिस्ट हम नहीं बना सकते कि भैया ये अकाउंटिंग पॉलिसी है सबको फॉलो करनी है, चॉइस भी हमें कहीं ना कहीं देनी पड़ती है और मेथड भी उसके अलग अलग हो सकते हैं सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड है, तो हम ये नहीं कह सकते सबसे स्ट्रेट लाइन लगाओ या WDV लगाओ, तो दोनों ही अच्छे माने जाते हैं, दोनों ही ठीक है, कुछ लोग WDV लगाते हैं कुछ लोग स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए फीफो लिफो वेटेड एवरेज और बहुत सारे मेथड होते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है। कंटीजेंट लायबिलिटी का क्या करें, गुडविल का क्या करें, प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का कैसे करें, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस दौरान एक्सपेंडिचर का क्या करें, फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कैसे करें, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो आप जब किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करें तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें। तो देयर आर थ्री basis on which you should decide which policy will be selected, should be selected at the time of preparation of financial statements. So there are three types, three main points which you should consider. Number one is prudence. ये भी हमारी एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है, 11th क्लास में हम पढ़ते हैं प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, कि कोई भी एक्सपेक्टेड लॉसेस है वो सब लिखिए, कोई भी एक्सपेक्टेड इनकम है उसे मत लिखे। तो ये आपकी पॉलिसी में होना चाहिए। जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो प्रॉफिट को ओवर स्टेट ना करे, लॉसेस को अंडर स्टेट ना करे, असेट को ओवर स्टेट ना करे और लाइबिलिटी को अंडर स्टेट ना करे। In view of uncertainty associated with the future events, profit are not anticipated, but losses are provided as a matter of conservatism. जैसे प्रॉफिट का अंदाजा आप नहीं लगाएंगे बट लॉसेस को अभी लिख लेंगे जैसे ही आपको पता चलेगा। Provision should be made, created for all non-liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty and represent only a best estimate in the light of available information। आपको पता चला आपको लॉस होने वाला है, अभी पता नहीं एक्जैक्टली कितना अमाउंट होगा बट यू कैन एस्टिमेट दैट लॉस, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कह रहे हैं लगाइए अंदाजा और लिखिए इस लॉस को आज ही। द एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में हमने यही बात करी। एग्जाम्पल नंबर 1,
तो यहां पर हमारे को बात हो रही है द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ exercise of prudence in selection of accounting policy is the policy of valuing inventory at lower of cost or net realizable value. जब हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो अगर हमारी कॉस्ट है 10,000 और उसकी नेट रिलायजेबल वैल्यू है सपोज 8,000, तो हमने कोई माल बनाया 8,000 का 10,000 का या खरीदा 10,000 का, लेकिन आज उसकी वैल्यू 8,000 हो गई है। तो अभी 8,000 का बिका नहीं है, 8,000 मार्केट वैल्यू हो गई है, तो आप कह सकते हैं अभी क्यों, अभी भाई हमने बेचा नहीं है, जब बेचेंगे तो हो सकता है 10,000 में बेच दें। लेकिन कहते हैं नहीं, आप इसे आज ही लॉस को मानिए और आप 8,000 पे ही वैल्यू करिए। अगर आप इसे 8,000 पर वैल्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2,000 रुपए का लॉस आपके पास आ जाएगा। तो ये रीजन है कंजर्वेटिज्म का। तो ट्रेडर ने एक 500 यूनिट खरीदी है 10 रुपए के हिसाब से, बेच दी 400 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से, तो उसका स्टॉक 100 यूनिट बचा और उसकी कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है ना, लेकिन मार्केट वैल्यू 15 है, तो उसे 15 में नहीं 10 में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, लेकिन अगर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होकर 8 हो गई तो उसे 8 में लिखना पड़ेगा और लॉस को आज ही वो रिकॉग्नाइज कर ले। तो ये एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 2, exercise of prudence does not permit creation of hidden reserve by understating profit and asset or by overstating liability and losses. तो प्रूडेंस का मतलब नहीं है ये फालतू के उटपटांग खर्चे लॉसेस आप लिखना शुरू कर। इसका मतलब यह है कि जो जेन्युइनली है एक्सपेंसेस या लॉसेस जो अंदाजा लग सकता है जो होने वाले हैं, उनको आपको लिखना है जो जेन्युइन है। सपोज ए कंपनी इज फेसिंग ए डैमेज सूट, no provision for damage should be recognized by a charge against profit unless the probability of losing the suit is more than the probability of not losing it. मान लिया केस चल रहा है और अभी कुछ पता नहीं है, अब केस चल रहा है, अजी लिख दो लॉस, अजी लॉस क्योंकि 2 करोड़ रुपए मांगे उन्होंने, नहीं अभी तो पता ही नहीं, आपको लग रहा है कि आप केस जीत सकते हैं, लेकिन अभी कोर्ट में क्या चल रहा है, आप कहेंगे जी कोर्ट में चल रहा है, हार गए तो हमने प्रोविजन बना दिया, ये अलाउड नहीं है। तो प्रूडेंस बोलकर फालतू के आप खर्चे लॉसेस को नहीं लिख सकते। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है कि ये भी हम पॉइंट पहले 11th में पढ़ते हैं कि आपको अकाउंटिंग करते हुए लीगल फॉर्म लीगल सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलना है, एक्चुअल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चलना है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है हायर परचेज सिस्टम, आपने इंस्टॉलमेंट पर आपने कोई असेट खरीदी, जैसे कार खरीदी, घर खरीदा, उसमें क्या है कि जब कार खरीदी जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देते आप ओनर नहीं बनेंगे, तो ओनर आप है ही नहीं, तो आप उसे बैलेंस शीट में कैसे दिखा सकते हो अगर आप लीगल फॉर्म के हिसाब से चलेंगे, आप तो ओनर ही नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी कहती है सब्सटेंस और फॉर्म मीन सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, मतलब लीगल पोजीशन ये है कि आप उसके ओनर नहीं है लेकिन आप पेमेंट कर रहे हैं, आप उस चीज को यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअल में तो ओनर आप ही है, तो उसको आप दिखाइए अपनी बैलेंस शीट। So transactions and other events should be accounting for and presented in accordance with their substance and financial reality, not merely by the legal form. तो लीगल फॉर्म के हिसाब से आप उसको नहीं दिखाएंगे बल्कि आप उसको एक्चुअल सब्सटेंस के हिसाब से दिखाएंगे। बी लिमिटेड ने एक बिल्डिंग बेच दी 35 करोड़ में, पोजेशन भी दे दिया, तो बी ने सी को बिल्डिंग बेच दी, बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड को बिल्डिंग बेच दी 35 करोड़ में, पोजेशन दे दिया, तो कायदे से देखा जाए तो सी लिमिटेड अब ओनर बन गए। बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 20 करोड़, तो 15 करोड़ का प्रॉफिट भी हो गया। However, till the end of the year, लीगल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी अभी पूरी नहीं हुई, मतलब रजिस्ट्री करानी पड़ती है, वो सी लिमिटेड के नाम पर अभी तक नहीं हुई। भैया आपने पोजीशन दे दिया, पैसा ले लिया, तो ये तो बिक गई। लीगल पोजीशन ये है कि बी लिमिटेड ओनर है, लेकिन सब्सटेंस कहता है कि सी लिमिटेड ओनर है। तो अकाउंटिंग शुड बी डन कि सी लिमिटेड ओनर है, सी लिमिटेड की बैलेंस शीट में जाना चाहिए, बी लिमिटेड का सेल दिख जाना चाहिए और प्रॉफिट 15 करोड़ का उसे लिख लेना चाहिए।
For this reason, the company does not want to recognize sale and want to show the amount received as a advance. वो कह रहे 35 करोड़ एडवांस है, अभी बिकी नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं कराई, लीगली ये एसेट ट्रांसफर नहीं। आप हैं ऑडिटर, आपको बताना है कि क्या करें। तो AS1 क्या कहता है? As per the AS1, transaction and other events should be measured and presented in accordance with substance and economic financial reality and not merely by its form. तो एडवाइस क्या होगी? Hence the company intention is not correct. B Limited should recognize the sale and should treat the amount received as advance. तो उसको should not treat the amount received as advance, बस उसे सेल मानना चाहिए। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि AS1 में ये लिखा है, इस वजह से इसको ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये 15 करोड़ का प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे। इस साल टैक्स देने से बच रहे हैं, ये सोच रहे हैं अगले साल दे, या और भी कोई बात होंगी, उससे बच नहीं सकते। तो हमने 3 बातों पर क्या ध्यान देना है नई पॉलिसी बनाते हुए? वो 3 बातें क्या है? नंबर 1 इज प्रूडेंस, नंबर 2 इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड नंबर 3 इज मेटीरियलिटी। ये सब 11th में हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटीरियलिटी? मेटीरियलिटी मीन्स कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी हो कि कोई भी मटेरियल आइटम क्या होता है? जो आपके इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, वो मटेरियल होती है। कोई भी मटेरियल नॉलेज इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए कभी भी। Financial statement should disclose all material item, that is the item of knowledge of which might influence the decision of the user of the financial statement. Materiality is not always a matter of relative size. Size नहीं मैटर करता है, एक्चुअल में इंपॉर्टेंस मैटर करती है। For example, a small amount lost by fraudulent practice of certain employee can indicate a serious flaw in enterprise internal control system, requiring immediate attention to avoid greater losses in future. तो मान लिया ये हुआ कि 500 करोड़ की सेल है और हमने देखा कि उनका जो है कार है, कार कंपनी है, कार बनाकर बेचती है। तो उन्होंने कहा कि 500 करोड़ की सेल है, हमने 5000 कार बेची है, लेकिन बस 1-2 कारों में हमारा 5-5 हजार रुपए का खर्चा आया है। क्यों? क्योंकि उन गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी थी जब वो ब्रेक लगा रहे थे। तो अब खर्चा 5-5 हजार का बस, लेकिन सीरियस मैटर है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर 1-2 गाड़ियां, 2-4-5 गाड़ियां ऐसी हुई, उन्होंने ब्रेक मारी, ब्रेक ही नहीं लगी, तो हमें सारी गाड़ी वापस मंगानी पड़ेगी, कंपनी बंद भी हो सकती है, लोग मर भी सकते हैं। तो मेटीरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट, इट नॉट ऑलवेज द वैल्यू ऑफ द आइटम। समटाइम्स वैल्यू ऑफ आइटम भी होता है मटेरियल, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ये कहने का मतलब है। इन सर्टेन केसेस quantitative limit of materialities is specified. A few such cases are given below. A company should disclose by way of notes additional information regarding any item of income or expenditure which exceed 1% of the revenue from operation or 1 lakh, whichever is higher. तो जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, P&L बनाती है, तो अगर उनका जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब सेल्स, उसके 1% से ज्यादा कोई इनकम या एक्सपेंसेस है, तो उसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नोट में आपको बताना पड़ेगा वो क्या क्या आइटम है। मान लिया आपने लिख दिया सन्डे एक्सपेंसेस, या कहीं क्लब कर दिया, मर्ज कर दिया, तो उन्हें नोट में आपको दिखाना पड़ेगा, या 1 लाख रुपए। रिफर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन एंड ऑफ P&L as per the schedule 3 of Companies Act. A company should disclose in notes to account shares in company held by other shareholder holding more than 5% share, specify the number of share held. अगर हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, किसी के पास 5% से ज्यादा, तो हमें हर एक शेयर होल्डर का नाम वगैरह सब डिटेल बतानी पड़ेगी। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, all significant accounting policy adopted in preparation presentation should be disclosed. The disclosure of significant accounting policy as such should form part of the financial statement. मतलब P&L बैलेंस शीट का पार्ट होगा वो, and significant accounting policy should normally be disclosed in one place. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा और वो एक ही जगह आप सारी चीजें बताएंगे।
तो ये था, क्या फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस हैं, क्या पॉलिसी बनाते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कब कर सकते हैं और चेंज करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आने वाला है। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियल इन करंट पीरियड, अगर इस साल उसका इफेक्ट आ रहा है काफी अच्छा खासा, तो आपको अमाउंट का पता लगाना पड़ेगा। अगर अमाउंट पता लगा लेते हैं तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर करंट पीरियड में उसका मटेरियल इफेक्ट है लेकिन आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि अमाउंट कितना होगा या कितना है, तो आपको फैक्ट बताने पड़ेंगे कि हमने चेंज करा है अकाउंटिंग पॉलिसी में, उसका काफी तगड़ा इफेक्ट है, बट उसकी एक्चुअल अमाउंट हम पता नहीं लगा पा रहे। नॉन मटेरियल इन द करंट पीरियड, इस साल इतनी इंपॉर्टेंट मटेरियल वैल्यू का इफेक्ट नहीं आ पा रहा है, बट असर्टेनेबल इन द लेटर पीरियड्स, लेकिन बाद में हो सकता है उसका काफी इफेक्ट आए। तो फैक्ट ऑफ सच चेंज इन लेटर पीरियड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द करंट पीरियड, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने जो पॉलिसी चेंज करी है इसका फ्यूचर में कितना इफेक्ट आने वाला है। AS1 state that any change in accounting policy that has a material effect in the current period or is expected to have a later period should be disclosed। तो आपको चेंज बताना पड़ेगा, मटेरियल इफेक्ट करंट ईयर में हो, करंट पीरियड में हो या लेटर पीरियड में, आपको बताना पड़ेगा। द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड आल्सो बी डिस्क्लोज्ड। ये भी बताना पड़ेगा कौन सी आइटम पर कितना अमाउंट का डिफरेंस इफेक्ट आया है। Where such amount is not ascertainable, such fact should be indicated। आप बताएंगे कि इस चीज पर इफेक्ट है लेकिन हमें नहीं पता चल पा रहा कितना अमाउंट का इफेक्ट है। AS5 डील इन डिटेल विद द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में डीलिंग करता है। It may be noted that a change in accounting policy made in the light of AS5 is not in contravention of the fundamental accounting assumption of consistency as given AS1। AS1 में लिखा है कि आप कंसिस्टेंटली फॉलो करिए, लेकिन 3 सिचुएशन बता रखी है। आप कब कब, याद है 3 सिचुएशन क्या थी, कब कब आप अपनी फंडामेंटल कंसिस्टेंसी जो है, जो आप पिछले सालों से, कई सालों से आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो उसमें लिखा था या तो स्टेट बोले, लॉ के हिसाब से हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले, या आपको लगे बेहतर प्रेजेंटेशन होगा, P&L या अकाउंटिंग बैलेंस शीट ज्यादा बेहतर बन पाएगी। तो AS5 में बता रखा है कि आप कब कब चेंज करो, यही बात बता रखी है। तो अगर आप AS5 के हिसाब से अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि AS1 के हिसाब से आप गलत हो गए, क्योंकि AS1 कहता है कंसिस्टेंटली फॉलो करो, AS5 कहता है चेंज कर लो। तो कब चेंज करें, कैसी सिचुएशन में चेंज करें, वो उसमें बता रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3, a simple disclosure that an accounting policy had been changed is not much use for reader of statement, financial statement। हमने लिख दिया कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, इससे क्या पता चल रहा है भैया, कुछ पता नहीं चल रहा। द इफेक्ट ऑफ चेंज शुड देयरफॉर बी डिस्क्लोज्ड wherever ascertainable। Suppose a company has switched over to the weighted average formula of inventory from the earlier practice of FIFO। तो FIFO मेथड से weighted average पे आ गए हम। If the closing stock used in FIFO is 2 lakh and they have weighted average से 1.8 lakh आ गया, तो पॉलिसी की वजह से 20,000 रुपए का प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख की बजाय 1,80,000 आ गया, क्लोजिंग स्टॉक कम होने का मतलब प्रॉफिट कम। कंपनी में डिस्क्लोज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फॉलोइंग मैनर। उन्हें कैसे बताना पड़ेगा? The company values its inventory at lower of cost or net realizable value. Since net realizable value of all item in the current year was greater than the respective cost, the company values at cost. In the present year, the company has changed to the weighted average method, which is better reflect the consumption pattern of the inventory for ascertaining inventory cost from the earlier practice of FIFO method. For the purpose, the change in accounting policy has reduced of the profit of current year and value of inventory by 20,000। तो इस साल का प्रॉफिट 20,000 कम हुआ है, इस साल का इन्वेंट्री भी 20,000 कम हुआ है। A change in accounting policy is to be disclosed if the change is reasonably expected to have material effect in the future accounting periods, even if the change has no material effect in the current period।
The above requirement ensure that all possible important changes in accounting policy are actually disclosed. तो यहाँ देखिए 20,000 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन बात बढ़िया आपने मेथड वैल्यूएशन चेंज करा है और फ्यूचर में भी हर साल इसकी वजह से इफेक्ट आने वाला है, तो आपने बता दिया। तो ये इस तरीके से आप डिस्क्लोज करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, in the books of Messrs Prashant Limited, closing inventory as on 31st March 2022 is 163 on the basis of FIFO method. कंपनी ने डिसाइड किया कि FIFO से वेटेड एवरेज पर जाएंगे हम, उस वजह से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 163 की बजाय 147 हो गया। रियलाइजेबल वैल्यू तो ज्यादा ही है, तो कॉस्ट ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लेस, और कॉस्ट आया 147 इन प्लेस ऑफ 163, तो इस साल का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताइए एज इट इज एग्जांपल नंबर 2 जो अभी अभी हमने देखा, एग्जांपल नंबर 3 बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो हमें क्या कहना पड़ेगा कि एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका मटेरियल इफेक्ट है उसे बताना चाहिए, अमाउंट को भी बताना चाहिए जितना भी पता चल सके, और आपको फैक्ट भी बताने चाहिए अगर आप पता नहीं लगा सकते। तो ये क्या कहेंगे, कंपनी ने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, ये तो फैक्ट है, ये पॉलिसी नहीं है कि आप कहें कि रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट जो भी ज्यादा हो, क्योंकि प्रूडेंस नहीं होगा वहां, तो हमें तो कम है वही दिखाना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट के लिए हमने वैल्यू लगाया कौन सा, वेटेड एवरेज इन केस ऑफ प्लेस ऑफ फीफो। तो लिखा है कि रियलाइजेबल वैल्यू हमारी ज्यादा है तो हमने कॉस्ट पर ही लिया, और प्रेजेंट ईयर में कंपनी ने वेटेड एवरेज मेथड करा जो ज्यादा अच्छे से दिखा रहा है फीफो की बजाय, और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा चेंज इन पॉलिसी हैज रिड्यूस्ड करंट ईयर प्रॉफिट बाय 16,000। चलिए इलस्ट्रेशन 4 की बात करते हैं। जगन्नाथ लिमिटेड है, इन्होंने राइट इशू किया 2022 में। जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है उसमें उन्होंने कहा प्रोजेक्टेड सरप्लस 40 करोड़ है, ठीक है। ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन द हेयर टू फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रेजेंटेड फॉर पर्सनल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शोज ए डेफिसिट ऑफ 10 करोड़, ठीक है। द बोर्ड इन कंसल्टेशन with the managing director decided on the following: value and inventory at work cost instead of the method of valuation at prime cost। तो पहले क्या होता था, प्राइम कॉस्ट पर हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते थे। प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, इसमें आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसे प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि हम वर्क कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। अब प्राइम कॉस्ट की जगह वर्क कॉस्ट पे करोगे तो प्रॉफिट तो बढ़ ही जाएगा आपका। प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट डिमोलिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज बीन टेकन ओवर द पास्ट 5 ईयर, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन बीन 10 करोड़। तो हमारी परमानेंट वैल्यूएशन कम हो रही है इन्वेस्टमेंट की, तो हम उसका प्रोविजन बना रहे हैं। ए चीफ अकाउंटेंट ऑफ कंपनी यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स ऑन अकाउंट टू इंक्लूजन द एनुअल रिपोर्ट। जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें आप कैसे इंक्लूड करेंगे इन सब चीजों को। तो एज पर AS1 एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका इफेक्ट होता है मटेरियल करंट पीरियड में, और जिसे रीजनेबली आप एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में भी, तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। तो आपने कितना अमाउंट का इफेक्ट आ रहा है वो भी डिस्क्लोज करना चाहिए, और जहां पर असर्टेनेबल नहीं है उसका फैक्ट आपको बताना चाहिए। तो आप क्या नोट्स बनाएंगे, during the year inventory has been valued at factory cost against the practice of valuing at prime cost as was the practice till last year। तो इसमें लिखा हम पहले तो फैक्ट्री कॉस्ट पर वर्क कॉस्ट पर करते थे, बट अब हम प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हैं। अगेंस्ट द वैल्यू वाज द प्रैक्टिस, पहले प्राइम कॉस्ट पर करते थे, फैक्ट्री कॉस्ट पर कर रहे हैं। दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजन ऑफ द मोर कैपिटल intensive method of production on account by heavy capital expenditure during the year. As a result of this change, the year-end inventory has been valued at 50 crore and profit is increased by 20 crore। तो क्या रखा है कि हमारा है ना फैक्ट्री ओवरहेड होता है जो, वो एक मेजर पार्ट होता है, और वो कायदे से स्टॉक की वैल्यूएशन फैक्ट्री कॉस्ट पर ही होनी चाहिए।
तो पहले ये गलत कर रहे थे प्राइम कॉस्ट पर, अब सही कर रहे हैं, तो उससे प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये बता दिया इन्होंने। और ये लिखा है कि कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10 करोड़ फॉर परमानेंट डिमोलिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पिछले 5 सालों में हुआ है। तो प्रोविजन बनाने से हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो 10 करोड़ से कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन बनाएंगे लॉस का। तो बात तो दोनों ही ठीक है, प्रोविजन तो ये ठीक बना रहे हैं, लेकिन ये डिस्क्लोज इन्हें करना पड़ेगा कि ये चेंजेस हो रही है। XYZ कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये इनकी थोड़ी लिक्विडिटी पोजीशन गड़बड़ चल रही है, और मोस्ट ऑफ द असेट इनकी क्लेम पेटिशन में चल रही है, तो दिक्कत चल रही है आजकल इनकी। तो XYZ has accepted inter-corporate deposits and is meeting best effort to settle the dues. ये ड्यूज सेटल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दूसरे कॉर्पोरेट से पैसा लेने की सोच रहे हैं। Has accepted मतलब ले लिया है। There were claim at various rate of interest from lender for the due date of ICDs to the date of repayment. Company has provided interest as per the terms of the contract till the due date and not for non-provision of interest on the due date to the date of repayment was affected in the financial statement. ये क्या रखा है कि जैसे हमारा कोई लोन था, उसकी यहाँ ड्यू डेट थी पेमेंट की, यहाँ तक का तो हमने इंटरेस्ट लिख लिया, लेकिन हमने सेटलमेंट यहाँ करी है या रीपेमेंट यहाँ करी है, तो बीच का हमने इंटरेस्ट अभी नहीं लिखा, है ना। अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्टिंग रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट एंड इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन एट प्रेजेंट एट द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, the company consider that these claim are in the nature of claim against the company not acknowledged as debt. ये कह रहे हैं लोग हमसे मांग तो रहे हैं लेकिन हम अभी दे नहीं रहे, तो ये एक तरीके से कंटीजेंट लाइबिलिटी है, ये कह रहे हैं। एंड द सेम हैज बीन डिस्क्लोज बाय ऑफ नोट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मेकिंग प्रोविजन, ये पीएनएल में न डाल के इसको कहाँ दिखा रहे हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट के बाहर, पीएनएल के बाहर। तो AS1 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की प्रूडेंस बेसिस पर आपको काम करना है, सिलेक्शन एप्लीकेशन जब भी आप पॉलिसी करेंगे, और जहां अनसर्टेनिटी है फ्यूचर के बारे में, प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लेकिन लॉस अगर लग रहा है तो आप उसके लिए प्रोविजन बना लेंगे, लेकिन लगना चाहिए कि आपको देना पड़ेगा, और उसका बेस्ट एस्टिमेट कर लीजिए। ऑल्सो AS1 एक्रूअल बेसिस पर काम करता है, एक फंडामेंटल अजम्पशन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भैया जब आप प्रिंसिपल की पेमेंट आपने नहीं करी, तो लोन पर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा आपको, या नहीं देना पड़ेगा। The lender cannot be replaced in disadvantageous position for non-payment of interest in respect of or overdue amount. From the aforesaid, it is apparent that company has an obligation on amount of overdue interest. भैया आपने कहा जी पैसे नहीं, ये भाई इंटरेस्ट आप लोन की पेमेंट नहीं करोगे तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो एक्रूअल बेसिस पे भी ठीक नहीं है, आपने प्रोविजन नहीं बनाया, और आपका प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट पे भी ठीक नहीं है। इन दिस सिचुएशन कंपनी शुड प्रोवाइड फॉर लायबिलिटी, क्योंकि अभी तक लेंडर्स ने छोड़ा नहीं है। आप भाई आपका आपस में लेंडर के साथ मीटिंग हो और आप कहें जी हमारी हालत खराब है, माफ कर दो, उन्होंने कहा चलो आधा इंटरेस्ट छोड़ दिया, आधा दे दो, या पूरा छोड़ दिया, चलो प्रिंसिपल अमाउंट दे दो। जब तक ऐसी बातचीत ना हो, जब तक आप उससे कैसे नहीं बनाएंगे at an amount estimated or reasonable basis based on the fact and circumstances. However, in respect of overdue interest amount which are settled, the liability should be accrued to the extent of amount settled. Non-provision of overdue interest liability amount to violation of accrual basis of accounting. Therefore, the treatment done by the company of not providing the interest amount from the due date to the date of repayment is not correct. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका प्रोविजन कायदे से बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर वो लेंडर माफ कर देते फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ही, तो आप फिर तो आप कर सकते थे कि भैया उन्होंने ही मना कर दिया तो हम ना बनाइए। Illustration 6. D Limited has been providing provision for bad debt and doubtful debts at the rate 10% of gross amount of debtors. In the current year, provision was made only 5%. Comment. पहले ये 10% बनाते थे, अब 5% बना रहे, ठीक है। If in the opinion of management a provision of 5% is sufficient
the company can change the rate. However, the change must be disclosed in financial statement. The reason of change should also be mentioned. But आपको एक बात बताता हूँ, एक होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और एक होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. अगर ये कहते हैं कि हम पहले प्रोविजन बनाते हैं, अब हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, तो यह है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. हम कह रहे हैं कि पहले हम 10% बनाते थे, अब 5% बनाएंगे, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है. कि हमने पहले सोचा था 10% पैसा डूबेगा, इस साल हमें लग रहा है 5% डूबेगा. तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है. इस बात का भी आपको ध्यान रखना. Disclosure of deviation from fundamental accounting assumptions. If the fundamental accounting assumption that is going concern consistency and equitable are followed, तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है डिस्क्लोजर की. अगर ये आपको नहीं फॉलो होगी तो डिस्क्लोज करना है. The principle of consistency refer to the practice of using same accounting policy or similar transaction in all accounting periods. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 7, सी लिमिटेड है, इनकी पॉलिसी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर दिखाते हैं और करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस. ये बेस्ट पॉलिसी है, लगभग हर कोई यही फॉलो करता है. एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, उसमें भी यही लिखा है इन्वेस्टमेंट पर. इन द ईयर 23-24 कंपनी ने क्या करा, लॉन्ग टर्म को कॉस्ट लेस परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट करा. और वहां पर यह भी लिखा है कि अगर हमारी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और उसकी कोई परमानेंट डिक्रीज इन वैल्यू हुआ है, तो आप उसे कम करके दिखाना चाहिए. मतलब देखो, हमने 10 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है, उसकी वैल्यू में थोड़ा चेंजेस आ रहा है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो 10 साल बाद की बात है. लेकिन अगर उसकी कुछ वैल्यू कम हुई है और ये पता है ये परमानेंट वैल्यू कम हुई है, बढ़ने वाली आराम से नहीं है, तो आप उसे कम करके दिखा सकते ना. These factors are not disclosed in the statement. So accounting policy relating to valuation of inventory should be disclosed in the statement of accounting policy. The policy of valuing the current investment at lower cost is correct. With respect to long-term investment, this should be shown at cost less diminution in value. The company policy is correct, but a disclosure must be made into the notes to account. तो काम तो ठीक करा है, बट यू हैव टू डिस्क्लोज. AS1 यही तो कहता है कि आप डिस्क्लोज करिए. और प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आया है, ये भी बताइए. आपके लिए कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि प्राइमरी मोटिव जो होगा अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करने के लिए, वो होगा ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना. आपको ऐसी पॉलिसी चुननी है जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए. The major consideration is prudence, materiality, and substance or form. And disclosure of an accounting policy, however, cannot remedy an inappropriate treatment of transaction. ये कह रहे चाह रहे हैं, मान लिया कोई ट्रांजेक्शन है जिसका ट्रीटमेंट आपने गलत किया और आप उसे डिस्क्लोज कर दें. आप कहें डिस्क्लोजर है, हमने डिस्क्लोज कर दिया, तो कोई गलत चीज है उसे डिस्क्लोज करने से आप बच नहीं पाएंगे. तो केवल डिस्क्लोजर ही सोल्यूशन नहीं है चीज का, आपको सही चीज अपनानी है और डिस्क्लोज करना है. गलत चीज को अपनाना नहीं है, और अपनाकर डिस्क्लोज करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो ये था AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, और हमने बहुत तसल्ली से इसके बारे में डिटेल पढ़ा. इसमें की एलिमेंट है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या क्या है, पॉलिसी को अपनाते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है. ये कुछ चीजें हैं जो मेजर है.